यहाँ सत्र सेशन चल रहे होते हैं लोकसभा के, भाई साहब गायब, भाई साहब गायब। गधे के सर से भी सींग ऐसे गायब नहीं होते जैसे भाई साहब पॉलिटिकल सीन से गायब हो जाते हैं। इनको हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, सिविक्स के बारे में नहीं पता, ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता, और ये हिंदुस्तान के नेता बनेंगे। ऑपोजिशन जरूरी है, एक सत्ता और एक विपक्ष, लेकिन ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी जो हैं, उन्होंने बोला था कि हम ये युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन ये नहीं माने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी बोला था कि युद्ध मत रुकवाओ नेहरू, लेकिन उन्होंने रुकवाया और आज पीओके बन गया नासूर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और हमेशा से राहुल गांधी कांग्रेस की किरकिरी, मजाक और उंगलियां तो उठाई जाती थी और लोगों द्वारा, लेकिन अब तो कपिल सिब्बल ने ही उंगली उठा दी है उनके नेतृत्व पर। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले मैम है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, हमेशा से हमने देखा, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो इंडिया के कितने सारे लोग हों, सभी उंगलियां उठाते रहे हैं हमेशा से राहुल गांधी पर और हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर कि उनका नेतृत्व जो है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पार्टी के, वही कुछ लायक नहीं है। लेकिन वहीं अब तो कपिल सिब्बल तक बोल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ऐसा जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, वो ये पहले भी कर चुके हैं और ऑलरेडी वो एक लेटर लिख चुके हैं और उस लेटर को उन्होंने प्रेषित किया था। उसके बाद उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको उस ट्वीट को टेक डाउन करना पड़ा और उनको बोलना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर खाने ना पूरे का पूरा कांग्रेस पार्टी का जो महकमा है, जो खेमा है, वो बहुत परेशान है। वो जानते हैं कि मंदबुद्धि गांधी को हम झेल रहे हैं। मंदबुद्धि गांधी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मंदबुद्धि गांधी ने हमें सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना के रख दिया है। जहां तक बराक ओबामा जी का सवाल है, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है, मैं तो बहुत धन्यवाद उनको हाथ जोड़ करके देना चाहती हूं। कितना सही उन्होंने पहचाना इस व्यक्ति को और क्या सटीक चीजें एकदम उन्होंने लिखी। उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि वो अयोग्य हैं, बिल्कुल एक एक चीज सही है उसमें। एक बड़े आचार्य प्रमोद करके एक है कांग्रेस पार्टी के नेता जो बहुत क्लोज हैं आचार्य जी गांधी परिवार के और सोनिया जी के, वो बड़े रुष्ट थे आज। और वो उनका ट्विटर में ट्वीट चल रहा है जिसको मैंने रीट्वीट भी किया कुछ लिख के। तो वो कह रहे हैं कि उनको कैसे पता चल गया बराक ओबामा को कि ये अयोग्य है और ये बेकार व्यक्ति है, और क्या कहते हैं, क्या वो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, क्या उनके साथ उन्होंने कभी बैठे हैं, क्या बातचीत करी है, कैसे उन्होंने बोल दिया। बराक ओबामा जी को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के करोड़ों जो क्या कार्यकर्ता है उनके भगवान हैं। अब पहली बात, मैं तथ्य के बात करूंगी आचार्य जी आपसे। आपने बोला करोड़ों, तो आप मुझे लाखों दिखा दो, हजारों दिखा दो। आप करोड़ों में कहां पहुंच गए कि करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं? अगर आपके करोड़ों कार्यकर्ता होते तो बिहार में जो आपकी हालत हुई है ना, वो नहीं होती। 19 के चुनाव में जो आपकी हालत हुई है ना, वो नहीं होती। तो ये करोड़ों वाला जो आप लोगों की इच्छा है ना, उसको अब आप छोड़ दीजिए। अब लाखों से नहीं, आप हजारों पे आ जाइए। हजार आपके होंगे शायद, जो कि आप कुछ समय में 100 में, और उसके बाद तो गायब ही होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि बराक ओबामा जी को कैसे पता कि ये अयोग्य है, क्या वो उनके स्कूल में पढ़े? देखिए आचार्य जी और कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग, आप लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये पता करना कि पप्पू और मंदबुद्धि गांधी की अयोग्यता जो है उनके अंदर भरी पड़ी है, कूट कूट कर भरी पड़ी है। इसको जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जानने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उन्होंने मुंह खोला और वहां आपको पता चल गया। तो ये आप इस तरीके के जो प्रश्न कर रहे हो ना, ये बड़े बेबुनियादी प्रश्न है। वो राहुल गांधी, मंदबुद्धि गांधी संचित जो कहता है मैं यहां से आलू डालूंगा और यहां से सोने निकालूंगा, मतलब ये क्या व्यक्ति है भाई? कैसे व्यक्ति हैं? इनको तो ये लगता है, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, इनको ये लगता है कि जो खाना होता है ना, खाना जो अनाज अन्न आदि पैदा होता है, बड़े बड़े 5-7 स्टार में ही पैदा होता है, क्योंकि इनके लिए खाने का साधन 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, वहीं से आता है। इनको किसान, खेती, किसानी, ये सब चीजें इन्होंने देखी, इनको पता भी नहीं है। तो फिर इनकी बुद्धिमत्ता जो है ना, झलकती है, टपकती है। इनकी बहन की भी टपकती है। अब इनकी जो बहन है, उनका क्लेम टू फ्लेम क्या है? मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है, मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पोती हूँ। अरे भाई, ये हम सबको पता है, हम सबको पता है। कुछ और बताओ, आपने कौन सा किला फतह किया, मुझे ये बताओ। आपने कौन से झंडे गाड़े हैं दोनों भाई बहनों ने इस देश के अंदर, ये बताओ। झूठ बोलने के, रकस क्रिएट करने के अलावा, तमाशा खड़ा करने के अलावा, और कांग्रेस पार्टी को एकदम एक 10 जनपद की पार्टी बनाने के अलावा, तो इनका क्लेम टू फ्लेम कुछ है नहीं। सोनिया गांधी जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर लिया, अब उनके बस की बात कुछ है नहीं। अब आप
आप ये देखिए, जो जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसको विभिन्न प्रदेशों के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए हर प्रदेश में इनके जो दिग्गज नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, प्रदेश के इनके अध्यक्ष थे, प्रदेश के बड़े दिग्गज लोग थे, वो सारे के सारे कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं। या तो वो भाजपा में है, या उन्होंने स्वयं की पार्टी शुरू कर दी है, या वो अपना स्वयं का कोई काम कर रहे हैं। कोई इनके साथ नहीं है। अब कपिल सिब्बल जी वगैरह की मजबूरी है बेचारों की, क्या करें हैं, लेकिन अब ये भी नहीं रहेंगे। मैम वहीं अगर हम बात करें, जो मेन जो दिक्कत है, जो मेन परेशानी है, वो राहुल गांधी के साथ है, या फिर जो ये परिवारवाद है, जो इन्होंने परिवारवाद एक शुरू कर दिया था इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, फिर इंदिरा गांधी, तो क्या मेन जो दिक्कत है वो राहुल गांधी के साथ है या फिर इस परिवारवाद से? क्योंकि हमने देखा है कि जो दोनों भाई बहन जो हैं, दोनों हमेशा से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं। वैसे तो 2019 के चुनाव के वक्त ये बिल्कुल संत समाजी और जनेऊधारी बन जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम और दिनों में देख ले तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये बिल्कुल अपनी संत समाजों से बिल्कुल नफरत करना और इस तरीके से, तो क्या दिक्कत है कहाँ पर मेन? देखिए ऐसा है कि ये ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम ये दिक्कत ही दिक्कत है, इनमें अच्छा कुछ है नहीं। मैं हूं ना, राहुल गांधी को बोलती हूँ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, और मैंने ये बोला हुआ है, मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, शुरू से कई सालों से बोल रही हूँ कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर टूरिस्ट वीजा में रहता है, यानी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन टूरिस्ट वीजा में यहाँ पे रहता है, उठ के जो है विदेश भाग जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया, कब चला गया। यहाँ सत्र सेशन चल रहे होते हैं लोकसभा के, भाई साहब गायब, गधे के सर से भी सींग ऐसे गायब नहीं होते जैसे भाई साहब पॉलिटिकल सीन से गायब हो जाते हैं, और उसके बाद आएंगे अपनी बाहें बलोटेंगे और जाकर के कहानियां ज्ञान सुनाने लग जाएंगे। और आजकल ये पाए जा रहे हैं इस देश के अंदर, कोविड की कृपा से, कोविड ना होता तो ये कहीं चले गए होते, अभी भी चले गए थे। ये बिहार का चुनाव इन्होंने सीरियसली थोड़ी लिया है। अब आप देखें ना, ओवैसी साहब से लेकर के सारे गरिया रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि इनके अंदर तो पॉलिटिशियन की कोई क्षमता ही नहीं है, ये तो नेता ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और सच बात है, बल्कि मैं तो कहती हूँ तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया, इन्होंने इनको बुला लिया एक आधी जगह या इनसे बात कर ली, क्योंकि ये जो है ना पनौती, सच में पनौती हैं। तो परिवारवाद एक चीज है, दूसरी बात, परिवार के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप आइडियलाइज कर सको, जिसकी आप बात सुनो तो समझ में भी आता है। इनकी बात कौन सुनेगा? इनको कौन सुनना पसंद करेगा? जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको राजनीति का र नहीं आता है, आप उनसे बातें करोगे, इनको हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, सिविक्स के बारे में नहीं पता, ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता, और ये हिंदुस्तान के नेता बनेंगे। आप अमेठी से कैसे ये हारे हैं, क्या हालत इनकी करी है स्मृति ईरानी, और उसके बाद वायनाड में पहुंच गए, वायनाड में जीत गए, और हम सब जानते हैं आप वायनाड में क्यों जीते हो। अगली बारी आपको वायनाड भी नहीं जिताने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब परिवार पर मैं आती हूँ। देखिए ये पूरी पार्टी जो है ना, ये परिवार की पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, और पूरे जो तमाम कांग्रेसी हैं वो एक परिवार से जुड़े हुए हैं। और क्या होता है संचित, जब आप किसी परिवार की कॉर्निश बजाते हैं, जब आप एक परिवार से जुड़े हुए होते हैं और आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है फॉलो करने के लिए, तो आप परिवार के पीछे तब तक तो लग सकते हो जब तक आपके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फेस है, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी किसकी कॉर्निश बजाएगी? श्रीमती सोनिया गांधी जी की, जो इटली से आकर के यहाँ पे बैठी हुई, ये मंदबुद्धि भाई बहनों की, जो गुड फॉर नथिंग लोग हैं, किसकी कॉर्निश? और अब देखिए इनकी परेशानी क्या हो गई, दो जगह सलाम ठोकना पड़ता है। पहले तो केवल गांधी परिवार था, अब वाड्रा परिवार भी आ गया, अब इसको सलाम बजाओ, उसको सलाम बजाओ, इससे अच्छा तो निकलो कहीं कुछ और करो। तो इनका कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जो है वो है, क्या बोलूं मैं उनको, वो एक होता है ना बेचारा जो बंदर बड़ी कोशिश करता है, मदारी वाला बंदर, जिसके बंदर रहते आगे और उन सबकी लगाम पकड़ के रखता है, और डमरू बजा बजा के लोगों को खुश भी करता है, कोशिश करता है कि उसके बंदर उसके कब्जे में रहे। लेकिन अब बंदर भाग रहे हैं, एक के बाद एक भाग रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं मदारी हमारे काम का नहीं है, इसको डमरू भी ठीक से बजाना नहीं आता है। जी मैम, जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे जो नेता और राजनेता हैं जो ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो वहीं हमें पता है कि कांग्रेस में ऐसे सारे कई सारे ऐसे टैलेंटेड लोग भी, ऐसे टैलेंटेड फेसेस भी हैं, लेकिन वही उनको ऊपर उठने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये अपने आगे किसी का डिसीजन चलने नहीं देते। तो मैम कितना ज़रूरी है कि जितने भी ये टैलेंटेड फेसेस हैं इनको आगे आने का मौका दिया जाए, इनको कांग्रेस पार्टी को संभालने का मौका दिया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक कॉम्पिटिटिव पार्टी बने। क्योंकि अभी हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके की हार इन्होंने बिहार में फेस करी थी, उसके बाद 2019 के चुनाव में भी फेस करी थी, तो कितना ज़रूरी है मैम उनका भी आगे आना? देखिए ऐसा है, इस प्रश्न के जवाब में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ राजस्थान, जिस तरीके का हाई पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान के अंदर हुआ था, जब सचिन पायलट अपने कुछ बहुत सारे 20 के करीब 20 विधायक लेकर के एक रिजॉर्ट में चले गए थे, और उनके गहलोत साहब जो हैं दूसरी जगह चले गए थे, और टोटल तमाशा हो गया। अब सचिन पायलट वो व्यक्ति है जो
राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा राइट हैंड व्यक्ति है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट यहाँ का पॉलिटिशियन है। अब वो बेस्ट फ्रेंड, वो राइट हैंड व्यक्ति जब समस्या में था तब वो राहुल गांधी को फोन कर रहा था, राहुल गांधी जी फोन ही नहीं उठा रहे थे, न भाई न बहन कोई फोन नहीं उठा रहा था, 10 जनपद फोन नहीं उठा रहा था। अब वो निकल करके चले गए और उसके बाद जब इनको लगा कि पूरी तरीके से सरकार गिरने वाली है, फिर बुला करके बात की गई, फिर उनको इकट्ठा करके वापस लिया गया। अगर आप मुझसे पूछे, मैंने बहुत साल पहले एक नेशनल टेलीविजन पर बोला था, 1-1.5 साल पहले मैंने नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोली थी कि अगर कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी भी अकल है और अगर कांग्रेस पार्टी वाकई किसी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है और इस पार्टी को रिवाइव करना चाहती है तो राहुल गांधी को छोड़ो और सचिन पायलट को बना दो, क्योंकि सचिन पायलट मेरे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल उनसे लाख गुने अच्छे हैं और वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ नेतृत्व तो देंगे। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी की बेसिक सदस्य भी नहीं हूं, मुझे कोई हक नहीं है उनके बारे में बोलने का वैसे, लेकिन मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूं, तो इसलिए भाई इस देश की राजनीति से भी मुझे पूरा लेना देना है और मुझे बोलने का भी पूरा हक है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन था और तमाम लोग ये चाहते हैं, बहुत लोग ये चाहते हैं कि नेतृत्व को बदला जाए, लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि तांडव हो जाएगा, तांडव हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है ऐसे किसके पास कौन से राज हैं, किसके पास किसका वीडियो है, किसके पास किसका मैसेज है कि ये आपस में इतना डरते हैं भाई, इतना डरते हैं कि एक नॉन गांधी फैमिली से अगर हमने अध्यक्ष बना दिया तो जलजला आ जाएगा। कौन सा जलजला आ जाएगा, कौन सा तमाशा हो जाएगा? अरे भाई अगर अपनी पार्टी रिवाइव करनी है तो करो। देखिए मैं एक बात मानती हूँ एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते संचित, कि किसी भी देश के जो डेमोक्रेसी होती है उसके लिए एक हेल्दी ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन जरूरी है, एक सत्ता और एक विपक्ष, लेकिन ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, ताकि जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी अपने टोज पर रहे, वो आवश्यक है। लेकिन अभी इस वक्त जो ऑपोजिशन के नाम पर हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं देश विरोध, वो देख रहे हैं देशद्रोह, वो देख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, क्योंकि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, देश के लिए कोई प्रेम नहीं है। वो लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर किसी सिनेमा हॉल में हमारा राष्ट्रगीत बचेगा जनगण मन तो हम क्यों खड़े हों, हम क्यों खड़े हों। ये वो लोग हैं जो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती वो है जो कहती है जब तक धारा 370 बहाल नहीं होगी मैं राष्ट्र ध्वज हाथ पे नहीं उठाऊंगी। अरे मत उठाना, मत उठाना, क्योंकि अगर उठाओगे तो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान हो जाएगा। और ये कांग्रेसी वो है जो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देश विरोध इनके खून में है, खून में है। जब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के, क्या किया था उन्होंने, क्या किया था उन्होंने? वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर बनने चले, और अगर वो इंटरनेशनल लीडर बनने की कोशिश ना करते तो आज पीओके नहीं होता संचित। एक तरफा युद्ध विराम लगवाया था, पीओके हम जीतने वाले थे, और बोला भी था उनको। देन उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, नाउ फील्ड मार्शल माणिक शॉ जी जो हैं, उन्होंने बोला था कि हम ये युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन ये नहीं माने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी बोला था कि युद्ध मत रुकवाओ नेहरू, लेकिन उन्होंने रुकवाया और आज पीओके बन गया नासूर। हमारे पास जो आज चाइना है ना, चाइना किसकी देन है, किसकी देन है? चाइना तो हमारा पड़ोसी भी नहीं था, तिब्बत उनको गिफ्ट कर दिया, चाइना हमारा पड़ोसी बना दिया। 179 किलोमीटर की क्या कहते हैं पूरी की पूरी चाइना ने रोड बना दी हमारी नाक के नीचे, और हमारे मुख्यमंत्री जी को 51 से उन्होंने बनानी शुरू करी, 57 में पता लगा। 7 साल हम सोते रहे, 7 साल हम सोते रहे। आपने चाइना हमारे को नासूर में दिया है, आपने चाइना हमें गिफ्ट में दिया है। तो इस देश को पूरी तरीके से त्रासदी देने के अलावा आपने किया क्या है, क्या किया है? मैं अब स्वर्गीय पंडित नेहरू जी का सम्मान करती हूँ क्योंकि वो हमारे बड़े थे, लेकिन जो ये पॉलिटिकल गूफअप्स हैं, गलतियां हैं, ये वो हैं जिनकी प्राइस आज हम भी पे कर रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी करेंगी। तो इसलिए इनको ये तय करना बहुत ज़रूरी है कांग्रेसियों को कि ये चाहते क्या हैं, ये सच्ची राजनीति करके इस देश के लिए जीना चाहते हैं या फिर देशद्रोह करके जो बाहर हमारे दुश्मन मुल्क बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, उनका साथ देना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं कहती हूँ कांग्रेस ना रहे वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।